नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग आधुनिक काल के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं, उन प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। कम से कम 50-60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। जो आधुनिक काल है, भारतेंदु युग है, उसका अपना रिवीजन हो जाएगा। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि आधुनिक काल के लिए कौन सा नाम सही नहीं दिया गया है। जैसे देखिएगा, वर्तमान काल है, गद्य काल है, आधुनिक काल है, सामयिक काल है। तो इसमें अपन को सही जवाब है कि वर्तमान काल नाम दिया गया है। मिस्र बंधुओं के द्वारा वर्तमान काल नाम दिया गया है। गद्य काल नाम है वो शुक्ल के द्वारा दिया गया। आधुनिक काल जो नाम है वो राम कुमार वर्मा हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं, गणपति चंद्र गुप्त हैं, अनेक विद्वानों के द्वारा दिया गया है। जबकि सामयिक काल किसी के द्वारा भी नहीं दिया गया। इसलिए सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन की सामयिक काल है वो आधुनिक काल का किसी ने भी नाम नहीं दिया था। अगला अपना प्रश्न है कि चंद छंद बरन की महिमा जो पुस्तक है उसके रचयिता। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चंद छंद बरन की महिमा है, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये गंग कवि की पुस्तक है और गंग कवि जो थे वो, ध्यान रखिएगा, अकबर के दरबार में रहते थे। यानी खड़ी बोली गद्य की महत्वपूर्ण पुस्तक है चंद छंद बरन की महिमा। ये गंग कवि सम्राट अकबर के दरबार में रहा करते थे। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से आधुनिक काल की समय सीमा क्या थी। यानी आधुनिक काल की समय सीमा 1800, 1843, 1850, 1857। मूल रूप से अगर देखा जाए ना, आधुनिक शोधों के अनुसार है तो आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो 1850 निर्धारित की गई है। कितनी? 1850 से 1900 तक। और ये जो आधुनिक शोधों के अनुसार वो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार विभाजन किया गया इनका, जो कि भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल नाम भी दिया था। भाषायोग वासिष्ठ ये किसके द्वारा लिखी गई है? भाषायोग वासिष्ठ जो रचना है वो राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखी गई है। और ये जो पुस्तक है वो खड़ी बोली में लिखी गई है। शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली में सर्वप्रथम जो प्रयोग देखने को मिलता है वो भाषायोग वासिष्ठ में मिलता है, शुक्ल के अनुसार है। और ये राम प्रसाद निरंजनी पटियाला के दरबार में वहाँ की जो महारानी थी उसको कथा बांध करके सुनाया करते थे। उदय भान चरित्र, ये अच्छा प्रश्न है। उदय भान चरित्र किस रचना का दूसरा नाम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो उदय भान चरित्र जो रचना है वो किस रचना का दूसरा नाम अपन को पूछा है? तो रानी केतकी की कहानी जो पुस्तक है वो, उसका दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित्र नाम है, रानी केतकी की कहानी। और ये जो पुस्तक है वो इंशा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। 4 जो आधुनिक काल में खड़ी बोली के लेखक हुए थे ना, सदल मिश्र, लल्लू लाल है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज है, सैयद इंशा अल्लाह खां है। तो रानी केतकी की कहानी जो पुस्तक है वो इंशा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है। इसका दूसरा नाम उदयभान चरित्र है। निम्न में से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है, व्याख्याता भर्ती में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है? पाहुड़ दोहा, भक्तमाल, अष्टायाम और सूरसागर। ब्रजभाषा गद्य में है वो अष्टायाम लिखी गई है नाभादास के द्वारा। ध्यान रखना इस बात का। अब अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है कि भाषायोग वासिष्ठ का रचना काल क्या है? भाषायोग वासिष्ठ जो पुस्तक लिखी गई थी वो, ध्यान रखिएगा, 1741 में लिखी गई थी। इसका मतलब इसका सही समय आएगा 18वीं सदी। कब आएगा? 18वीं सदी। कभी ध्यान रखना, 17वीं मत कर देना। इसका सही उत्तर क्या होगा? 18वीं सदी। 1741 में लिखी गई थी भाषायोग वासिष्ठ। प्रेम सागर की रचना किसने की है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रेम सागर की वो रचना है वो लल्लू लाल के द्वारा की गई है। ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार सबसे पहले खड़ी बोली गद्य का प्रयोग है वो प्रेम सागर में ही अपने को देखने को या पढ़ने को मिलता है। अगला अपना प्रश्न है कि निम्न में से मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना तो नासिकेत व्याख्यान, सुख सागर, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक। तो आपको बतला दूं,
मुंशी सदा सुख, सुख शब्द आ गया तो मतलब सुख सागर है वो मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना है। ठीक है। अब नासिक के तो व्याख्यान है वो सदल मिश्र के द्वारा लिखी गई है, और प्रेम सागर है वो लल्लू लाल जी के द्वारा लिखी गई है, और शकुंतला नाटक है उसका अनुवाद है वो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया था। नासिक के तो व्याख्यान के रचयिता कौन है? अच्छा प्रश्न है। तो अभी आपको मैंने पीछे बताया है सदल मिश्र के द्वारा लिखी गई है। निम्न में से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। शकुंतला नाटक, मंडोर वर्णन, सिंहासन बतीसी, वेताल पचीसी। तो ये जो मंडोर वर्णन है ना, ये नहीं है, इसका भी अनुवाद किया गया था। सिंहासन बतीसी भी है, वेताल पचीसी भी है, इन सभी का अनुवाद लल्लू लाल जी के द्वारा किया गया था। इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य नहीं करते थे। बहुत शानदार प्रश्न है, व्याख्याता भर्ती में बहुत ही शानदार तरीके से पूछा जाने वाला प्रश्न है। जॉन गिलक्राइट, सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईशान खां। तो ध्यान रखना, ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज थी इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। तो उसमें जॉन गिलक्राइट भी कार्य करते थे, सदल मिश्र, लल्लू लाल ये भी थे। ये ईशान खान है, ये इसमें कार्य नहीं करते थे। सैयद ईशान खां और मुंशी सदा सुखलाल नियाज ये दोनों व्यक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज से कोई इनका संबंध नहीं था। लाल चंद्रिका किससे संबंधित है? तो लाल चंद्रिका है वो लल्लू लाल के द्वारा बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका है। हिंदी गद्य का सूत्रपात कब हुआ? तो हिंदी गद्य का सूत्रपात है वो 1850 में हुआ था। सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोध करते थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सर सैयद अहमद खां हैं वो हिंदी का विरोध करते थे, और वो अदालती में और पढ़ाने में, स्कूलों में, उनमें उर्दू का समर्थन करते थे। सैयद अहमद खां, और इनको टक्कर देने वाले हिंदी के हिमायती थे उस समय वो शिव प्रसाद सितारे हिंद हुआ करते थे, वो इनकी बराबर टक्कर ले रहे थे। लाल चंद्रिका के लेखक आपको ऊपरी भी बता चुका हूँ, लल्लू लाल जी हैं। हिंदी गद्य का सूत्रपात एक बार इसको देखेगा, 1800 ईस्वी में हो चुका था। हिंदी गद्य का सूत्रपात है ना, सूत्रपात तो जैसे देखिएगा चंद चंद बरन की महिमा जो गंग कवि के द्वारा लिखी गई थी उसी में मिल गया था। तो ये मतलब 1800 के आसपास हुआ था। 1850 के आसपास तो बिल्कुल ठीक से लिखा जाने लग गया था। शुक्ल जी ने हिंदी गद्य के प्रवर्तक में इनमें से किसे स्थान दिया है, यानी हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन थे? तो हिंदी गद्य के प्रवर्तक में तो ध्यान रखिएगा भारतेंदु जी का नाम ही आएगा, इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा था। उर्दू के जो समर्थक थे और फ्रांस के में बैठे, मतलब एक फ्रांस के विद्वान थे, वो उर्दू के बड़े समर्थक थे। तो गार ताशी का नाम सुना ना आपने? वो उर्दू के बड़े समर्थक थे और हिंदी के कट्टर विरोधी थे। ये फ्रांस में बैठे बैठे हिंदी उर्दू के झगड़े को हवा देते थे। राजा भोज का सपना पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राजा भोज का सपना है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा लिखी गई है। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे आलस्यों का कीड़ा है, इतिहास तिरमिनाशक है, मानव धर्मसार है, उपनिषद है, भूगोल हस्तामूलक है, अनेक पुस्तकें लिखी थी। प्रजा हितैषी आगरा से समाचार पत्र कौन निकालता था? प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से 1861 में एक समाचार पत्र निकाला करते थे। हमारे मत से हिंदू और उर्दू दोनों न्यारी न्यारी बोलियां हैं, यह कथन किसका? अच्छा प्रश्न है। कई बार मतलब क्या है कि ये नेट जेआरएफ में टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। तो हमारे मत से हिंदू और उर्दू दो न्यारी न्यारी बोलियां हैं, यह राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा कहा गया है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं के द्वारा बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली एक भाषा है। हिंदी में संस्कृत के अधिक पद मिलते हैं, जबकि उर्दू में अरबी फारसी के मिलते हैं। तो राजा लक्ष्मण सिंह। फ्रेडरिक पिनकार्ट भारत में किस भाषा का समर्थन करते थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है। फ्रेडरिक पिनकार्ट है ना, वो हिंदी का बड़ा समर्थन करते थे। हिंदी को अपने आत्मा से, अपने मन से वो चाहते थे। और उन्होंने खड़ी बोली गद्य का जो आंदोलन शुरू हुआ था, अयोध्या प्रसाद खत्री ने एक पुस्तक लिखी थी कि खड़ी बोली पद्य, उसका मतलब है उसकी प्रस्तावना जो है वो फ्रेडरिक पिनकार्ट के द्वारा ही लिखी गई थी। खड़ी बोली पद्य एक पुस्तक का नाम है, अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा लिखी गई थी। पंजाब में उर्दू का विरोध करते थे और हिंदी की का समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, लाला लाजपत राय, सरदाराम फुल्लोरी, नवीन चंद्र रॉय। इन दोनों में ध्यान रखना, आपको बड़ी समस्या होगी, क्योंकि सरदाराम फुल्लोरी भी थे और ये भी थे, परंतु नवीन चंद्र रॉय यहाँ पर उत्तर सही होगा। ठीक है, नवीन चंद्र रॉय
का एक कथन है बहुत ही प्रसिद्ध कि उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि यह भाषा खास मुसलमानों की है और इन मुसलमानों के द्वारा व्यर्थ में ही उर्दू में अरबी फारसी के शब्द भर दिए गए हैं। उर्दू आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी भी गंभीर विषय को व्यक्त करने की कोई शक्ति नहीं रखती। ये बड़ा खास कथन है इनका कि उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त और कोई मतलब इसमें गंभीर विषय पर ये लेखन कार्य नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किस प्रांत में हुआ था? तो सबसे पहले बंगाल में ही हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी। भारतेंदु के जीवन काल आराम से ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1850 में और देहांत हो गया था 1885 में, यानी मतलब 35 वर्ष की अल्पायु में महाभारती की ये हिंदी की अपार सेवा कर गए, मतलब खूब भंडार छोड़ गए अपने लिए। हिंदी प्रचार किस संस्था में का सर्वाधिक योगदान था? तो आर्य समाज का सबसे बड़ा योगदान था। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? यह दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में। भारत में एक थियोसॉफिकल सोसाइटी में कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट आई थी कि उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाया था। आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है? तो आराम से भारतेंदु जी को ही कहा जाता है, इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं होना अपन को। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। भारतेंदु युग की समय सीमा जो है वो 1850 से 1900 तक निर्धारित की गई है। कब से कब तक है? 1850 से लेकर के 1900 तक। निम्न लेखों में से किस लेखक की भाषा में को शुक्ल जी ने पंडितोपन की भाषा कहा? अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस लेखकों की भाषा को आचार्य शुक्ल ने पंडितोपन की भाषा कहा है? तो सदा शुक्लाल ने आज की भाषा को कहा है। हिंदी साहित्य के नवीन विषयों की ओर से प्रवृत्त करने का जो श्रेय है किस लेखक को जाता है? नवीन विषय मतलब जैसे देखिए श्रृंगार पर लिखी जाती थी रीतिकाल में, फिर यहाँ पर आकर के प्रकृति हो गई, देशभक्ति भी हो गई, श्रृंगार पर भी लिखी है। भारतेंदु युग में क्या है कि भारतेंदु जी ने अनेक विषयों पर लेखन कार्य का मार्ग है वो प्रस्तुत किया था। निम्न में से भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, अयोध्या उपाध्याय हरियोध, सरदार पूर्ण सिंह मैथिली गुप्त, ये तीनों ही द्विवेदी मंडल के हैं, ठीक है ना। और ये जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है ये भारतेंदु युग के हैं। भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। इस नहीं शब्द को परीक्षा में बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत ही मार करता है अपने। तो बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, गुलाब राय जी नहीं, साफ दिख रहा है ना आराम से। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय नहीं किया? अच्छा प्रश्न है। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय है वो नहीं किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो नील देवी है ना, इसमें पागल की भूमिका निभाई भारतेंदु जी ने। सत्य राजा हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका, जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका, जबकि विद्यासुंदर में अभिनय नहीं किया था। विद्यासुंदर इनके द्वारा एक मतलब अनुदित नाटक है, ठीक है। ये मतलब चोर पंचासी का एक बंगला में लिखा गया नाटक है, उसका अनुवाद भारतेंदु जी ने किया है, न कि इसमें अभिनय किया है। नवभक्तमाल के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नवभक्तमाल के लेखक कौन है? तो नवभक्तमाल के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी का जैसे देखिएगा नवभक्तमाल है, दामिनी द्युति का है, प्रेम बगीची है, इसके अलावा भारत संगीत है, बूढ़े मुआ से लोग देखे तमाशे, ये एक उन्होंने प्रहसन भी लिखा था। और राधाचरण गोस्वामी जी का हमारो उत्तम भारत देश, ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है और भारतेंदु नामक एक पत्रिका का संपादन भी राधाचरण गोस्वामी के द्वारा किया गया है। भारतेंदु के संपादक में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी? भारतेंदु जी के संपादक में इनमें से भारत मित्र नहीं, सुधा नहीं, हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका का छोटा सा एक इतिहास है, वो कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। हरिश्चंद्र चंद्रिका शुरू के जो 8 अंक थे उसमें हरिश्चंद्र चंद्रिका तक रही थी और बाद में इसका नाम क्या हो गया? हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से ये प्रकाशित होती थी पहले, और 9वें अंक में इसका नामकरण है वो हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया है। और सबसे ही पहले ध्यान रखना, हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप है वो हरिश्चंद्र चंद्रिका में अपने को पढ़ने को या देखने को मिलता है।
आगे देखिएगा, भारतेंदु युग को हिंदी काव्य धारा का प्रथम उत्थान काल किसने कहा? बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारतेंदु युग के हिंदी काव्य धारा का प्रथम उत्थान काल नाम किसने दिया? तो ये नई धारा का प्रथम उत्थान काल है वो आचार्य शुक्ल के द्वारा कहा गया था। ठीक है। हिंदी जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो हिंदी नवजागरण का अग्रदूत तो आप आराम से कर सकते हो, भारतेंदु जी को कहा जाता है। भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका महिला शिक्षा से संबंधित निकाली थी? तो आराम से कर दोगे। देखिए 3 पत्रिकाएं निकाली थी, तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले कविवचन सुधा निकाली थी 1868 में, यह मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक थी। फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका निकाली थी इन्होंने 1873 में। फिर एक साल बाद में इन्होंने बाल बोधनी महिला शिक्षा से संबंधित 1874 में निकाल दी, जिसमें महिलाओं को शिक्षा देने के लिए निकाली गई थी। जबकि ये ब्राह्मणांक समाचार पत्र है वो तो आप सभी लोग जानते हुए भारतेंदु जी के द्वारा नहीं निकाला गया था, बल्कि ये प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा निकाला गया था। और प्रताप नारायण मिश्र ने एक बात याद आ गई, इस ब्राह्मण पत्र का मतलब लोगों ने खर्चा नहीं दिया तो एक मुख्य प्रश्न पर एक दोहा भी लिखा था कि 8 मास बीचे जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, की भाई पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, ऐसे काम थोड़ी चलेगा, मैंने बिजनेस शुरू किया था आप लोग खा गए। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल का सूत्रपात किस पत्रिका से माना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आचार्य शुक्ल हैं, उन्होंने किस पत्रिका से, मतलब बाल बोधनी से, हरिश्चंद्र चंद्रिका से, कविवचन सुधा से या फिर सरस्वती पत्रिका से? तो भारतेंदु बाबू आचार्य शुक्ल जो हैं वो कविवचन सुधा जो पत्रिका है इससे ही आधुनिक काल है उसका सूत्रपात मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु युग का प्रारंभ कब से माना? अच्छा प्रश्न है। सभी अपन ये तो नगेंद्र जी के द्वारा दिया गया 1850, यही वैसे देखा जाए तो सही है, परंतु आचार्य शुक्ल का अगर नामकरण पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 1868 से माना आचार्य शुक्ल ने, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने 1868 में कविवचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन या संपादन किया था। भारतेंदु युग को नगेंद्र ने क्या नाम दिया था? कितना अच्छा प्रश्न है। पुनर्जागरण काल। अब एक बार रिवीजन कर दूं आपका कि पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा था, जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा था, और छायावाद काल जैसे प्रसाद पंत निराला उसको छायावाद, प्रगतिवाद काल साम्यवाद को कहा था, प्रयोगवाद तार सप्तक या अज्ञेय के नामकरण है उसको दिया था, नवलेखन नई कविता को, ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दिए गए नाम है। भारतेंदु युग को रामविलास शर्मा ने क्या कह करके पुकारा था? तो भारतेंदु युग को रामविलास शर्मा के द्वारा नवजागरण काल कह करके पुकारा था। क्या नाम दिया था? नवजागरण काल। भारतेंदु युग को आदर्शवादी गीति मुक्त काव्य परंपरा किसने कहा? बहुत ही शानदार प्रश्न है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, उन्होंने भारतेंदु युग को आदर्शवादी गीति मुक्त काव्य परंपरा कहा। आदर्शवादी गीति मुक्त काव्य परंपरा, अच्छा प्रश्न है, नोट कीजिएगा आप भी। आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा? आधुनिक काल को नवीन काल है वो श्याम सुंदर दास के द्वारा नहीं, बाबू गुलाब राय के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? बाबू गुलाब राय के द्वारा कहा गया था। और श्याम सुंदर दास हैं, उन्होंने नवीन विकास काल नाम दे दिया। बस नवीन काल अगर पूछे तो बाबू गुलाब राय है, नवीन विकास काल अगर परीक्षा में पूछ ले तो श्याम सुंदर दास करना है अपन को। प्रेमगन के द्वारा संपादित एक आनंद कादिमिनी एक पत्रिका थी, वो मतलब दैनिक थी या साप्ताहिक थी या मासिक थी? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन हैं, उनके द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी आनंद कादिमिनी, और ये आनंद कादिमिनी पत्रिका है, यह मुख्य रूप से साप्ताहिक पत्र था। कैसा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था। ब्राह्मण पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? तो अभी अपन ने चर्चा की है, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा निकाली गई है। और 8 मास बीजे जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। भारतेंदु मंडल के वरिष्ठ कवि कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतेंदु मंडल के वरिष्ठ कवि कौन थे? तो भारतेंदु मंडल के वरिष्ठ कवि थे बालकृष्ण भट्ट। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट का ध्यान रखिएगा जन्म हुआ था 1844 में। अब अपन आते हैं भारतेंदु जी की, तो भारतेंदु जी का जन्म हो गया था 1850 में। फिर प्रताप नारायण मिश्र की अगर अपन चर्चा करें तो इनका जन्म हुआ था 1856 में। फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की अगर अपन बात करें तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म हुआ था 1855 में। और भारतेंदु जी का जो जन्म है वो हुआ था 1850 में। तो वरिष्ठ यानी सबसे बड़े 1844 में बालकृष्ण भट्ट थे। निम्न में से द्वितीय भारतेंदु किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द्वितीय भारतेंदु है वो किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र हैं, उनको द्वितीय भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। यानी ये भी बहुत ही शानदार लिखा करते थे, इन्हें द्वितीय भारतेंदु कह करके भी लोग पुकारा करते थे। आशा करता हूँ कि आपको भारतेंदु युग के अपने कम से कम 50-55 प्रश्न सोल्व किए हैं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी।
इसी प्रकार अपन एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें पूरा भारतेंदु युग हो जाएगा। इसी प्रकार द्विवेद युग है, छायावाद युग है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, सबका अपन ऐसे विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।